हेलो दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसफार्मर कूलिंग के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर शीतलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कूलिंग। तो देखिए, जैसे हर मशीन जो होता है, जितना भी इलेक्ट्रिकल मशीन होता है, वैद्युतिक उपकरण जो होता है, उसको कूलिंग की आवश्यकता होता है। क्योंकि जो भी मशीन है उसमें वाइंडिंग जो होता है वो कॉपर का होता है। कॉपर या मान लीजिए कोई भी धातु का ही रहेगा, कॉपर या एल्युमिनियम, दो ही प्रकार का वाइंडिंग जो होता है वो प्रयोग किया जाता है। कॉपर हो गया या एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। कॉपर या एल्युमिनियम धातु का हम लोग वाइंडिंग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जो ये धातु होता है इसका वायर हम लोग प्रयोग करते हैं, तार हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जो ये धातु है इसका एक गुण होता है कि ये जितना गर्म होगा, जितना इसका तापमान बढ़ेगा, इसके रेजिस्टेंस में बढ़ोतरी होगा। कॉपर का वायर है, जितना अगर उसका गर्म होगा, जितना गर्म होगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही आपका जो है करंट का मान कम होते चला जाएगा, यानी कि उतना कम करंट आपको मिलेगा। मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट का उल्टा होता है। रेजिस्टेंस और करंट जो होता है एक दूसरे के उल्टा होता है, ठीक है। मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट का मान कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस घटता है तो करंट का मान आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो वैसे ही क्या किया जाता है कि जैसे आपका जो वाइंडिंग में हम लोग या जो भी हम लोग वायर प्रयोग किए हैं, कॉपर या एल्युमिनियम का वायर प्रयोग किए हैं, तो ये जितना गर्म होगा उतना ही आपको रेजिस्टेंस का मान बढ़ते जाएगा, और मशीन की इफिशियंसी जो होता है, दक्षता जो होता है वो कम होते जाता है। दक्षता का मतलब हो जाता है, जो इफिशियंसी होता है आउटपुट बटा इनपुट हो जाता है। मतलब कि हमने कितना इनपुट उसको दिया, कोई भी मशीन है उसको हम जितना इनपुट दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मोटर है, मोटर में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट में विद्युत सप्लाई देते हैं, आउटपुट में हमें क्या होता है, मतलब ये यांत्रिक ऊर्जा मिलता है, यांत्रिक ऊर्जा मिलता है जो एचपी में होता है मोटर, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो मिलता है उसका, और जो हम विद्युत ऊर्जा उसको इनपुट दिए, दोनों का अनुपात आउटपुट ये इफिशियंसी कहलाता है, ठीक है। तो इफिशियंसी का मतलब है कि जितना हम इनपुट दिए उतना हमको आउटपुट अगर मिल रहा है तो वो 100% इफिशियंसी होता है। तो किसी भी मशीन का 100% इफिशियंसी नहीं होता है। मशीन का इफिशियंसी उसके तापमान पर निर्भर करता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, आपका जो वायर प्रयोग किया गया है उसके रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, करंट का मान घटेगा, और मशीन की इफिशियंसी कम होती चला जाता है, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि जैसे ही ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग होता है वो एल्युमिनियम या कॉपर का होता है, तो जो कॉइल है, वाइंडिंग है, वो जितना गर्म होगा, ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी है, दक्षता जो है वो आपका कम होते चला जाएगा। तो दक्षता जो है, इफिशियंसी है, वो सबसे ज़्यादा आपका ट्रांसफार्मर का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, ठीक है। जैसे कोई भी मशीन है उसमें लॉस कहाँ कहाँ होता है, जैसे मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, तो मोटर जनरेटर में एक तो आपका कॉपर या एल्युमिनियम का वाइंडिंग से जो कॉपर लॉस है, आयरन लॉस होता है, कोर जो होता है उसमें आयरन लॉस होता है, वो सब लॉस तो है। उसके अपेक्षा एक दूसरा उसमें लॉस हो जाता है, फ्रिक्शन लॉस। मोटर जनरेटर में फ्रिक्शन लॉस हो जाता है, मतलब घर्षण लॉस हो जाता है, घर्षण लॉस हो जाता है, तो फ्रिक्शन लॉस होता है। तो ये जो फ्रिक्शन लॉस है ये केवल घूमने वाले उपकरण में ही होता है। ट्रांसफार्मर में कोई भी भाग घूमने वाला नहीं होता है, इसलिए इसमें फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है। तो कोई भी जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन में सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर का होता है, ठीक है। और इस एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए जो वाइंडिंग किया गया है उसको ठंडा रखना पड़ता है। वाइंडिंग हो गया या जो कोर हो जाता है, जैसे कि ये हो गया, कोर हो गया, इसके ऊपर हमने ये वाइंडिंग कर दिया, ठीक है। तो वाइंडिंग और कोर दोनों को ठंडा रखना है। जितना ये ठंडा रहेगा उतना ही ट्रांसफार्मर का क्या होगा, आपका दक्षता, इफिशियंसी ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना वायर ठंडा रहेगा उतना ही इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो
रेजिस्टेंस जो होता है वो कम रहेगा, रेजिस्टेंस कम रहेगा, आपको आउटपुट इफिशियंसी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए हम लोग 4 विधि का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक वायु विधि, प्राकृतिक तेल विधि, जल द्वारा शीतलन विधि और वायु ब्लास्ट विधि। तो देखिए, सबसे पहले जो 5 kVA तक का ट्रांसफार्मर जो होता है, 5 kVA तक का जो ट्रांसफार्मर होता है, वो हम लोग प्राकृतिक वायु शीतलन विधि द्वारा हम लोग प्रयोग करते हैं। मतलब जो हवा है उसकी सहायता से ये ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग और कोर ठंडा होता है। ठीक है, तो 5 kVA, देखिए kVA किलो वोल्ट एम्पियर, किलो kVA में क्यों सूचित किया जाता है? क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ट्रांसफार्मर का जो पावर हम लोग निकालेंगे ना, पावर, तब यहाँ पर हो जाता है VI cos phi। क्यों? क्योंकि इसमें पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर जो होता है एसी सप्लाई में, एसी थ्योरी पढ़े होंगे तो उसमें ये पावर फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि ये जैसे डीसी सीधा लाइन पर जाता है, वोल्टेज और करंट सीधी रेखा में जाता है, वही एसी में क्या होता है, वोल्टेज और करंट का दिशा बदलते रहता है। अभी ऊपर पॉजिटिव में जाएगा, फिर निगेटिव में जाएगा, फिर पॉजिटिव में जाएगा, तो ऐसे ये बदलते रहता है। तो ये पावर फैक्टर होता है। तो पावर फैक्टर के कारण ही एसी मशीन जो हो जाता है उसका, जैसे अल्टरनेटर जो हो जाता है, जो एसी सप्लाई उत्पन्न करता है, या जो ट्रांसफार्मर हो गया, इसका जो रेटिंग होता है, पावर रेटिंग kVA में किया जाता है। आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जो 5 kVA तक का ट्रांसफार्मर होता है उसको प्राकृतिक वायु विधि द्वारा शीतलित किया जाता है। तो क्या किया जाता है कि जैसे कि ये एक जो बॉक्स है, इसके अंदर वाइंडिंग रखा गया है, तो ये बॉक्स है ना, इसमें आपको ऐसे वेंटिलेटर बना दिया जाता है। ऐसे ये वेंटिलेटर मतलब एक छिद्र जैसा रहेगा चारों तरफ। ठीक है, और इसकी सहायता से ये हवा, ठंडा हवा इधर से प्रवेश करेगा और फिर यहाँ से ये जो वाइंडिंग और कोर है, इसका जो ऊष्मा उत्पन्न हुआ है उसको ये अपनी ओर, हवा अपनी ओर सोखेगा और फिर यहाँ से चारों तरफ से निकलेगा। यहाँ से भी आएगा, फिर इधर से निकलेगा, इधर से आएगा, इधर से निकलेगा। तो ये जो हवा है, प्राकृतिक हवा है, उसकी सहायता से वाइंडिंग और कोर ये ठंडा होते रहता है। इसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक वायु विधि। प्राकृतिक वायु विधि द्वारा क्या किया जाता है कि जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर है, जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हो जाता है, वो सब ठंडा किया जाता है। छोटा छोटा ट्रांसफार्मर जो 5 MVA पावर तक का जो ट्रांसफार्मर है, उसको हम लोग प्राकृतिक वायु विधि द्वारा मतलब शीतलित करते हैं, कूलिंग करते हैं। दूसरा हो जाता है प्राकृतिक तेल। जो तेल होता है क्रूड ऑयल, खनिज तेल जो होता है, खनिज तेल होता है, उसकी सहायता से क्या किया जाता है कि जैसे ये एक बॉक्स होता है, ये आपका आयरन का बॉक्स हो गया, इसमें आपका जो ये वाइंडिंग है, ये कोर हो गया आपका, फिर कोर के ऊपर हमने क्या किया, ये वाइंडिंग कर दिया गया और इसको अब इस तेल में भर दिया जाएगा। जो ये वाइंडिंग और कोर है, इस तेल से भर दिया जाता है। क्या किया जाएगा? तेल से भर दिया जाएगा। ये तेल कौन सा होता है? तो क्रूड ऑयल होता है, प्राकृतिक तेल होता है। ठीक है, और ये अज्वलनशील और उष्ण, देखिए विद्युत का कुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होगा। ये जो तेल होता है ऊष्मा का सुचालक हो जाएगा। ऊष्मा का सुचालक किस लिए होगा? क्यों? क्योंकि ये जो आपका वाइंडिंग और कोर गर्म हो रहा है, इसका ऊष्मा ये तेल अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण ये वाइंडिंग और कोर ठंडा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ऊष्मा का सुचालक है। ऊष्मा का सुचालक है, यानी कि तेल के माध्यम से यहाँ ऊष्मा है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा चला जाएगा, मतलब ये गर्म हो सकता है। मगर यहाँ से अगर हम सप्लाई दे रहे हैं तो यहाँ पर विद्युत सप्लाई का इससे प्रवाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये विद्युत का कुचालक होता है तेल। अज्वलनशील होता है, इसमें आग नहीं लगता है। ठीक है, निश्चित तापमान तक ये अज्वलनशील रहता है। जैसे वाष्पीकृत जब होने लगेगा ना, जब ये भी तेल ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो इसमें भी आग लगता है। ठीक है, 140 डिग्री सेल्सियस तक इसका कैपेसिटी रहता है कि 140 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान
तक होता है तो ये आपका सहन करेगा। उसके बाद ये वाष्पीकृत, वाष्पीकृत का मतलब होता है कि जो तेल को जब हम गर्म करते हैं किसी बर्तन में तो ये तेल ऑक्सीकृत मतलब वाष्प बन के उड़ जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, तो ये तेल आपका 140 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को सहता है। ठीक है, तो ये जो प्राकृतिक तेल जो होता है, क्रूड ऑयल जो होता है, उसकी सहायता से ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग और कोर को ठंडा किया जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक तेल शीतलन विधि, नेचुरल ऑयल कूलिंग मेथड। ठीक है, इसके बाद एक हो जाता है कि पानी द्वारा। तो पानी द्वारा क्या किया जाता है, जैसे जो बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर है 50 MVA 100 MVA, ठीक है, बड़ा ट्रांसफार्मर जो होता है ना वो MVA मेगा वोल्ट एम्पियर से सूचित किया जाता है। ठीक है, नॉर्मली 10 मेगावाट तक का जो होता है, 10 MVA तक का जो होता है वो तेल से शीतलित किया जाता है, तेल से। और जहाँ पर ज़्यादा आपका जैसे ज़्यादा गर्मी के दिन है, ज़्यादा लोड है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर है उसको ये जो वाइंडिंग है, जैसे पहले तो सेम नेचुरल ऑयल कूलिंग मेथड इसमें प्रयोग किया जाएगा। ये तेल भरा हुआ है, ठीक है, और नेचुरल ऑयल कूलिंग मेथड से ठंडा हो रहा है। फिर इसमें क्या किया जाता है कि इसी तेल में एक ऐसे आपका ये हो गया, ये आपका लोहे का पाइप रहेगा, ये पाइप है। ठीक है, और यहां से ठंडा जल जो होता है, ठीक है, ठंडा, यहां से जो है ठंडा जल यहाँ से प्रवेश कराया जाएगा, यहाँ से अंदर जाएगा, और फिर ये पाइप की सहायता से ये पानी जो है यहाँ पर बाहर निकल जाता है। तो जो बाहर निकल जाएगा तो यहाँ आते आते गर्म हो जाता है, गर्म जल हो गया यहाँ पर। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ठंडा जल, ठंडा जल प्रवेश कराया जाता है। फिर यहाँ ये जो ठंडा जल है ये यहाँ से जब जाएगा तो ये जो तेल है, ये ट्रांसफार्मर ऑयल है, इसमें उत्पन्न जो ये तेल का जो उष्मा होगा ये जल अपने अंदर अवशोषित करते हुए यहाँ से फिर ये बाहर निकल जाएगा। तो ये जो होता है यहाँ पर गर्म जल बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं जल द्वारा शीतलन विधि, जल द्वारा शीतलन विधि। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर अगला हो जाता है मेथड वायु ब्लास्ट विधि। वायु ब्लास्ट विधि में क्या किया जाता है कि जैसे देखिए, वायु ब्लास्ट विधि जहाँ पर तेल ना ही तेल है, ना ही तेल है और ना ही पानी का व्यवस्था है। मान लीजिए कि मेरा ये ट्रांसफार्मर है, इसको हमें ठंडा करना है, इसमें हमने ये वाइंडिंग रख दिया और इसको हमको ठंडा करना है। ठीक है, वाइंडिंग कोर को ठंडा करना है, मेरे पास न तेल है और न ही पानी है, कैसे ठंडा करेंगे। तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि इस ट्रांसफार्मर का जो ये आयरन बॉक्स होगा इसको ऐसा बनाया जाता है कि जैसे यहाँ नीचे से हम क्या करें, एक बड़ा सा ब्लोअर से, ब्लोअर एक बड़ा सा पंखा होता है, एक बड़ा सा पंखा हो गया ब्लोअर जिसे हम लोग बोलते हैं, एक बड़ा सा पंखा है, यहाँ पर इसको लगा दिया जाएगा। फिर यहाँ से ये वेंटिलेटर बना दिया जाएगा चारों तरफ से। यहाँ से ये जो हवा है, ये ब्लोअर का जो हवा है यहाँ बहुत ही तेजी से आएगा, और ये जो आपका ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग और कोर है, इसका जो ऊष्मा है, जो गर्मी है, उसको अवशोषित करते हुए फिर यहाँ से बाहर ये हवा, गर्म हवा बाहर निकल जाएगा। इसी को कहा जाता है वायु ब्लास्ट विधि, वायु ब्लास्ट विधि। इसमें क्या किया कि ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग और कोर को तेज हवा की सहायता से ठंडा किया गया। ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर पानी और तेल का व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर हम लोग वायु ब्लास्ट विधि का प्रयोग करते हैं।